नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सूर्य चौहान। बुलेटिन का आगाज करते हैं छत्तीसगढ़ के खबरों के साथ। रुक करते हैं खबरों की ओर। दंतेवाड़ा के बैलाडीला में छत्तीसगढ़ की तीसरी सबसे बड़ी ट्रक यूनियन बैलाडीला ट्रक ऑनर एसोसिएशन में 2022 में चुनाव हुआ था और आम सभा में निर्णय लिया गया था कि हर साल चुनाव हो, लेकिन आम सभा में बिना चुनाव के लिए राकेश सिंह गौतम को मनोनीत किया था और अब 2024 में आम सभा के निर्णय से चुनाव हो रहा है। और वहीं तरुण प्रकाश सोनी ने बताया कि जांच के नाम पे 9 महीने लग गए और जिसके कारण 2023 में चुनाव नहीं हो सके। चुनाव 2 साल बाद में हो रहा है और अभी आप लोग इस चुनाव ड्यूटी में लगे हुए हैं। कैसा यहाँ पर का माहौल और किस तरह चुनाव चल रहा है? यहाँ पर चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो और उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। पुलिस बल भी लगा हुआ है, हमारे प्रशासन के लोग भी देख रहे हैं कि मतदाता को कोई दिक्कत ना हो और सारी प्रक्रियाएं अच्छे से पारदर्शी तरीके से अच्छे वातावरण में हो, इसका ध्यान रखें। बताएंगे अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें आप लोग किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं? हमारी पूरी टीम लगी हुई है, पुलिस प्रशासन की, जिला प्रशासन हुई और हम लोग शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए लगे हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हम चुनाव संपन्न हुए। चुनाव कितने बजे से प्रारंभ और कब तक चलेगा? चुनाव सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुई है और 3 बजे का टाइमिंग है, बजे समाप्त होगा। एक मजदूर पूरे दिन मेहनत से काम करता है ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके, लेकिन अगर उसे पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसका फल ना मिले तो ये उसके लिए काफी निराशाजनक बात होगी। और ऐसी एक खबर सक्ती जिले से भी सामने आई है और बता दें कि एक मजदूर मजदूरी नहीं मिलने से परेशान होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच गया। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। सक्ती जिले में मजदूरी नहीं मिलने से परेशान होकर मजदूर सक्ती जिले के डेरागढ़ गांव के ग्रामीण सरपंच सचिव और रोजगार सहायक की शिकायत लेकर जनपद कार्यालय पहुंच गया। और इसी को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कई महीनों से उन्हें मनरेगा के तहत किए गए काम की मजदूरी नहीं मिल रही और जिसके चलते उन्हें जीवन यापन करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और वहीं ग्राम पंचायत डेरागढ़ के सरपंच और सचिव पर आरोप लगाया गया कि मनरेगा में उनकी तरफ से गड़बड़ी की जा रही है और अपने चहेते लोगों का नाम जोड़कर उनके नाम से पैसे बचाए जा रहे हैं। और वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की शिकायत मिली है जिस पर जांच टीम का गठन किया गया और जो भी इसके दोषी होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमन एकर वाहन जो कमाते थे, अगर पैसा नहीं आते, जो नहीं कमाते थे, अगर पैसा आते, एसी में बैठे मरेगा की रोजगार गारंटी गड्ढा कमाए हैं, अगर पैसा अभी तक नहीं आए हैं। 50 हाजिरी हो गई भैया, 4 हफ्ते, एक महीना हो गई कमात नहीं आता। अब पता नहीं हमन का गड़बड़ करे है, कैसे करे है, कौन करे गड़बड़? का बोला था सरपंच सचिव रोजगार सहायक बोलते कि आही पैसा, और जो घर में बैठने वाला की पैसा आ जाते और जो हमन कमाए हैं अगर पैसा नहीं आते, ओकरे बस शिकायत करे आए सीओ साहब करा तो गड्ढा का पैसा मिले नहीं है। अब 1 महीना ले अगरिया गए हो तब सचिव का रह गया है 9 दिना तो यही कथे रोजगार सचिव करा। अब देखे हमन अब नहीं दिखी से तय शक्ति आए हन तब वो काहे जवाब दी, अब काहे करही सरकार तेरे वही छे जाने, गरीब आदमी तो वन अब वही महामन के रोजी रोटी चला थी। दिन ले नहीं मिले, अब 1 महीना हो गए कमाए हन तब वो मन काय महीना हो गए गुचावा थे हमन 2 महीना हो गए पैसा आ गए बोले तो जे घर में बैठे थे मन झोंका थे सर और हमन कमाए हन मेहनत मजदूरी करे हन ते नहीं पात। घर में बैठे मन कौन है? रिश्तेदार नो है हमन के रिश्तेदार नो है, वैसने मतलब कोई मन के वही कछु रिश्ता नाता तब वो मन झोंका थे पैसा और वही मन के में डाला थे, हमन के हाजिरी गड़बड़ कर देते। एक शिकायत हमें डेरागढ़ पंचायत से प्राप्त हुई है अभी हाल ही में कि मजदूरी भुगतान में कुछ अनियमितता पाई गई है। उसमें हमने जांच समिति की एक टीम गठित की है
टीम की रिपोर्ट आने के बाद डेफिनेटली रोजगार सहायक या अन्य जो भी उसमें संलिप्त होंगे उन पर कार्यवाही की जाएगी। और शासन स्तर से भी मजदूरी भुगतान पिछले कई दिनों से लंबित है, तो मजदूरी भुगतान को लेकर लोगों में जो एक स्थिति बन रही है कि पैसा नहीं मिल रहा है, वो शासन स्तर से ही लंबित है। फिलहाल अधिकारियों ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और पीड़ितों को न्याय मिलने का आश्वासन दिया गया। बहरहाल ऐसे लोगों पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है और वो जनता के हित में कार्य करने की बजाय घपलेबाजी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सत्य सनातन की शोभा है जो, भारत के कण कण में रचने बसने वाला एक नाम। आगमन से जिनके दिवाली बन जाती है वो शाम, चरणों में जिनके हैं पवित्र धाम। हम सब के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम के दर्शन मात्र से ही धन्य हो जाता है जीवन। प्रफुल्लता और उमंग से भर जाता है तन मन। प्रभु के दर्शन की लालसा हर किसी को है, पर कुछ ही होते हैं जिनकी ये लालसा पूरी होती है। पर अब ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुलरवा बेटा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 2.5 करोड़ परिवारजनों को प्रभु के दर्शन कराने की जिम्मेदारी ली है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी और अपने वादे के अनुरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है श्री रामलला दर्शन योजना की पुनीत सौगात। 2.5 महीने के अल्प समय में ही पूरे होते वादों में से एक श्री रामलला के दर्शन का वादा भी हो रहा है पूरा। छत्तीसगढ़ शासन की श्री रामलला दर्शन योजना अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को निःशुल्क अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कराया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के अलग अलग स्थानों से आस्था स्पेशल ट्रेन के जरिए राम भक्तों को अयोध्या धाम भेजा जा रहा है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां रहने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते और खाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। पूरी यात्रा के दौरान टूर स्क्वाड, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों के दल की भी व्यवस्था की गई है। मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, होंगे सभी को प्रभु श्री राम के दर्शन। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. हम हरियाणवी अब बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी पाते हैं। हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। मोर नाम अनीता बाई कंवर हरे। मैं डोंगरी गांव रहथो, जिला गरियाबंद पड़थे। मैं यहाँ खेती किसानी करथो। तेंदू पत्ता भी तोड़े जाथो। तेंदू पत्ता संग्रहण करके अपन बिक्री कर देता। पहले एक रेट निर्धारित रही से 4,000, अब 1,500 बढ़ा के 5,500 कर दे है, जेमा अपन ला 1,500 प्रॉफिट होते। प्रति बोरा हमला 4,000 मिलत रही से, अभी 5,500 कर दे है। हमला 1,500 रुपया ज्यादा मिली, ओकर से हमन अपन नाती पोता मन की पढ़ाई लिखाई में खर्चा करबो। हमला फायदा है, हमार बाल बच्चा से खलक हमला फायदा है, तो कहीं कुछ अपन 4 पैसा बचा सकबो। सरकार हमला अच्छा से उन्नति करे बर ज्यादा बढ़ा देते। आपको पहले से ज्यादा पैसा मिलते और बचत भी हुई। आप पहले हमारे हाथ में पैसा नहीं बाँचत रही से, अब हमारे हाथ में थोड़ा बहुत पैसा बाँची तो हमारे परिवार बार हमारे थोड़ा बहुत सोच सकता।
सरकार हा ओकर बर घोषणा करे ही कहीं तेंदू पत्ता के बढ़ा जाए। हाँ ओकर से हमारा बहुत फायदा होते। ओकर से अन्य सामान खरीद सकथन, अपन किसानी के लिए खादू कचरा भी कर सकथन। एकर से हमार रोजी रोटी अच्छा चलही और हमला किसानी करे में प्रोत्साहन मिलत है। ये विष्णुदेव सरकार के आए बाद में हो पैसे एक लिए विष्णुदेव साय जी ला बहुत बहुत धन्यवाद और नरेंद्र मोदी जी ला भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बात का सचिव विष्णु सरकार है तो लिए हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ला बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारे बारे अच्छा से सोचे ही। एक लिए हमारा मुख्यमंत्री विष्णु देसाई ला बहुत बहुत धन्यवाद देते। 1500 बढ़ाए से हमारा बहुत फायदा हुई से 4 पैसा बची हमारे ओकर लिए हमारे सरकार ला मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक लिए विष्णुदेव सरकार ला बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनिल सोनकर। छत्तीसगढ़ में जैसा कि आप सभी को पता है, सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का सरकार ट्रांसपेरेंसी की सरकार आ चुकी है। जब से विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है तब से मुझे ऐसा लगता है प्रदेश में भ्रष्टाचार अधिकारियों का एक अंकुश सा लग गया है। यहाँ पर पिछले 5 सालों में भ्रष्टाचार गतिविधियां बढ़ी है, जिससे कि विष्णुदेव साय जी की सरकार ने आधुनिक तकनीकी रूप को अपनाते हुए हर प्रक्रिया को ऑनलाइन करने, जहां तक संभव हो ऑनलाइन करने का निर्णय लिया है। ऑनलाइन में सबसे बड़ी सुविधा होती है कि पब्लिक को परेशान नहीं होना पड़ता, अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ता, इससे रिश्वतखोरी और दूसरे तरह के काम में अंकुश लगती है। ऑनलाइन परमिट से यह होगा कि पारदर्शिता रहेगी। जो भी ऑनलाइन इसके परिवहन के ठेके होंगे सब ऑनलाइन रहेगा, उसमें साफ साफ दिखेगा कि किस परिवहन को कंपनी को यह ठेका मिला है, तो उससे परिवहन की जो पारदर्शिता साफ रहेगी और इससे अवैध कोयला की जो कालाबाजारी होती थी उस पर पूर्णतः रोक लग जाएगी। यहाँ पर भ्रष्टाचारियों को नकेल को कसने के लिए जो नए सिस्टम जो लागू हुए हैं उनका पूरा समायोजन करके भ्रष्टाचारियों के गिरबान तक जाकर उनका गिरबान पकड़कर उनको सजा देने के लिए एक एक दिन के लिए भी उनको चैन से रहने नहीं दिया जाएगा। और इस सरकार में पूर्व में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उनका एक एक चीज को निकालकर उन्हें जेल के पीछे पहुंचाने की ये सरकार वचनबद्ध है, जिसके लिए हम सभी विष्णुदेव सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। विष्णुदेव जी को और मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसलिए मैं विष्णुदेव साय जी सरकार जी का धन्यवाद देता हूं और वह छत्तीसगढ़ के प्रदेश की जनता के लिए हित के लिए काम कर रहे हैं। राजिम बहुत ही पुरानी ऐतिहासिक धार्मिक नगरी है। इसका पुराना नाम कमल क्षेत्र पद्मावतीपुरी राजिम था। राम भगवान जी लोग जो वनवास में आए थे उस दौरान सीता माता अपने हाथ से बालू से देव से शिवलिंग के निर्माण किया था। इसका नाम आज कुलेश्वर महादेव है। यहाँ पर महानदी के साथ त्रिवेणी संगम हो रहा है, तो सच में त्रिवेणी संगम है। जहाँ पर कोई लुप्त नदी नहीं है, 3 नदियों का संगम है। वहाँ पर राजीव लोचन विष्णु जी का, शंकर जी का मंदिर देखकर पुरानी शैली में मैं बहुत भावुक हुआ हूँ। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार राजिम कुंभ कल्प करने जा रही है, बहुत ही सराहनीय है। यहाँ पर फिर से राजिम कुंभ कल्प का बहुत शानदार आयोजन 24 तारीख से 8 मार्च तक होना है। मेले की तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है, जो मैं देख रहा हूँ। यहाँ बड़े बड़े महामंडलेश्वर शंकराचार्य जी, संत साधु महात्माओं का इस पवित्र भूमि पर आगमन होगा। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में राजिम मेला में लोग विदेश से भी, देश से भी, प्रदेश से भी आने वाले हैं और इसके लिए बहुत भव्यता के साथ तैयारी पूरी हो चुकी है। राजिम कुंभ जैसे आयोजन छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत को सहेजने हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम है और सरकार का जो कार्य है प्रशंसनीय है और हम उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वर्तमान सरकार को मैं और मेरे जैसे यात्रिकों की ओर से बहुत धन्यवाद कि जो ऐसे यहाँ कुंभ मेला का आयोजन कर रही है। बहुत अच्छा आयोजन है ये, जो माघी पुन्नी मेला से लेकर कल्प कुंभ तक के, इसके लिए बिल्कुल छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री और माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। Hey Mom,
Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धमतरी जिले में रेत परिवहन करने वाले हाईवा गाड़ियों की हो रही पक्षपातपूर्ण कार्यवाही के विरोध में प्रदेश हाईवा संघ ने बुधवार को कलेक्ट्रेट के सामने मौन प्रदर्शन किया और मामले को लेकर हाईवा संघ का कहना है कि पक्षपातपूर्ण कार्यवाही पर रोक लगाई जाए। क्या कुछ है पूरा मामला, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट में। धमतरी में रेत परिवहन करने वाली हाईवा गाड़ियों पर कार्रवाई को लेकर हाईवा संघ प्रशासन से खासा नाराज है। संघ ने आरोप लगाया कि जिले में हाईवा गाड़ियों पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। हाईवा गाड़ी चालकों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और जिसको लेकर विरोध में प्रदेश हाईवा संघ ने कलेक्ट्रेट के सामने मौन प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया। पूरे मामले को लेकर प्रदेश हाईवा संघ का साफ कहना है कि सिर्फ हाईवा मालिकों पर ही क्यों पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की जा रही है और इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अर्थदंड को 2 लाख से कम करते हुए पूर्णानुसार किया जाए और हाईवा संघ का कहना है कि स्वीकृत रेत खदानों पर सरकारी दर से लोडिंग की व्यवस्था हो। सरकारी दर से हर ट्रिप में पेट पास उपलब्ध कराने हेतु खनिज विभाग को जिम्मेदारी दी जाए और इसके साथ ही अवैध परिवहन में पकड़े जाने वाले वाहन चालक और वाहन मालिक के बयान को आधार मानकर अवैध खदान और भंडारण करने वालों पर भी कठोर कार्रवाई किए जाना सुनिश्चित करे। उक्त मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ हाईवा परिवहन कल्याण संघ के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल कई जिलों के सैकड़ों हाईवा संचालकों समेत कलेक्टर नर्मदा गांधी को ज्ञापन सौंपने उनके चैम्बर के पास पहुंचे और यहां हाईवा संचालकों का कहना है कि कलेक्टर ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और साथ ही कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। और इसके साथ ही विनोद अग्रवाल ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि प्रशासन खुद रेत का अवैध खनन करवा रहा है और हाईवा गाड़ियों को रॉयल्टी उपलब्ध नहीं करवा रहा, जिसके कारण उन्हें चालानी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले इनकी जो मांग है कि पेनल्टी इनको नाजायज लग रही है। 10 जून के बाद से लगातार इलीगल माइनिंग चल रही है जिले में और उस पर लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे लिए भी बर्दाश्त के बाहर है कि पूरा पुलिस प्रशासन, चाहे वो एसपी साहब का पूरा अमला हो या मेरा तहसीलदार नायब तहसीलदार का पूरा अमला हो, रात रात जग के गाड़ियां पकड़ते हैं, फिर भी दिन में भी काम करते हैं। तो लगातार इलीगल काम अगर होगा तो पेनल्टी का रेट भी उसके अनुसार ऊपर जाएगा। अब रही रॉयल्टी पर्ची उपलब्ध करवाने की बात, तो जब 10 जून बारिश लग जाने के बाद से माइनिंग बंद है तो पर्ची उपलब्ध करवाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। थर्ड, जो इलीगल डंप की बात कर रहे हैं, ये सूचना भी दे सकते हैं और हमारे पास खुद की भी सूचना है। 28 जगह जहाँ पे इलीगल डंपिंग हो रही है उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं और उसका भी प्रकरण बना रहे हैं। तो मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया करके इलीगल काम करें नहीं, जिसको लेके प्रशासन परेशान हो और हमको पेनल्टी लगानी पड़े। ये संघ का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो जारी नहीं। बिल्कुल, बैठे रहे। जी मैम, आपके ऊपर पर्सनल एलिगेशन लगा है कि आपने उनके साथ दुर्व्यवहार करके उनको खदेड़ कर बताया। मैं अपनी सीट पर बैठी हूँ, किसी को खदेड़ के भगाने वाली मैं कोई नहीं होती हूँ और अगर कोई इलीगल चोरी कर रहा है, माइनिंग कर रहा है तो उसको किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले खुद अभी लगातार हाईवा मालिकों पर जो धमतरी जिला में शोषण हो रहा है उसको लेकर के मैडम से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपने आए हैं यहाँ, जिसमें मुख्य बिंदु ये है कि जो हाईवा मालिकों के ऊपर 2,27,000 रुपए की जुर्माना सिर्फ धमतरी जिला में लगा। पूरे प्रदेश में कहीं भी 2,27,000 रुपए का जुर्माना है ही नहीं, सिर्फ धमतरी जिला में हो रहा है। इसीलिए पूरे संगठन के लोग प्रदेश से धमतरी जिला में ज्ञापन सौंपते हैं। कहाँ कौन से जिले के लोग आए हुए हैं? कितनी गाड़ियाँ प्रदेश के, यहाँ पूरे प्रदेश की टीम इकट्ठी है और लगभग सारे जिले के लोग पदाधिकारी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। 54 गाड़ियों पे कार्रवाई की गई है, जिसमें कुछ खाली गाड़ी भी है और कुछ भरी गाड़ियाँ हैं।
उसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा जो विवाद का विषय ये है कि 8/7/2024 को जितनी गाड़ियां पकड़ाई है उसमें कुछ गाड़ी को राजनीतिक दबाव चाहे जो भी होगा उनका इंटरनली, बाकी गाड़ियों से 2,27,000 रुपये वसूला जा रहा है और कुछ गाड़ियों से उनके निजी साठगांठ के उसमें 38,240 रुपये लिए रहे हैं। तो हमारा विरोध यही है कि यदि आप 38,420 रुपये की बाकी गाड़ियों से ले रहे हो तो फिर बाकी दूसरी गाड़ियों से 2,27,000 रुपये क्यों ले रहे हो? और सिर्फ धमतरी जिला में ही ऐसा कौन सा कानून है कि 20 दिन के बाद ही गाड़ियों को फाइल मूव किया जाएगा? उससे पहले माइनिंग में जो भी गाड़ियां पकड़ाती है उन फाइलों को देखा ही नहीं जाता। बाकी सारे प्रदेश में 1 से 2 दिन में राजस्व शुल्क लेकर के गाड़ियां छूट जाती है। ये आपके जो हाईवा है किस आधार पर कार्रवाई किए हैं? अवैध परिवहन को लेकर के कार्रवाई किया जा रहा है, जबकि जो खनिज विनियम का धारा है जो इन लोग धारा 21 लगा रहे हैं उसमें अवैध उत्खनन का है, ना कि अवैध परिवहन का। अगर हमारी सबसे प्रमुख मांग तो यही है कि आप अगर हाईवा मालिक के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो आप उसके बयान के आधार पर या ड्राइवर के बयान के आधार पर उस खनिज माफिया के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई करते? भाई आखिर खनन तो सरकारी तंत्र ही कर रही है ना। जब रेत खदान का सरकारी टेंडर हो चुका है, अब कोई सचिव सरपंच तो चला नहीं रहे, अब तो सरकार खुद चला रही है रेत खदान को, तो फिर प्रचुर मात्रा में हमको रॉयल्टी क्यों नहीं उपलब्ध कराया जाता है? 650 का रॉयल्टी 5,000 रुपये क्यों वसूला जाता है? हम लोग 10 हाईवा लेके जा रहे हैं तो 1 रॉयल्टी क्यों दिया जाता है? भाई चलाने वाले तो आप लोग, आप हर गाड़ी में रॉयल्टी जगह में ही जांच करिए ना, आप रोड में क्यों जांच करते हैं? रॉयल्टी की मांग खदानों में की जाती है गाड़ियों में? हाँ, लगातार की जाती है। रॉयल्टी है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? उनका क्या कहना होता है इस मामले में? रॉयल्टी पर्याप्त मात्रा में है ही नहीं। आपके खदान में खनन मान लो 50,000 घन मीटर का दिया गया है, 50,000 घन मीटर की रॉयल्टी इशू हुई है, आप तो 2 लाख घन मीटर खोद रहे हो, तो कहाँ से बाकी 1.5 लाख रुपए 1.5 लाख घन मीटर की रॉयल्टी कहाँ गई? वो पैसा कहाँ जाता है? सारी गाड़ियां। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।